हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रेक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 38 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में हम रेक्ट क्रूड सीखने वाले हैं। बेसिकली ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हमारा वर्ड है क्रूड, ये एक एक्रोनिम वर्ड है जिसमें सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब रीड, यू का मतलब अपडेट और डी का मतलब डिलीट। जिसमें से हमने पिछली वीडियो के अंदर डाटा को सिर्फ रीड करना देखा है। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाटा को क्रिएट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे और डिलीट भी। इसी पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर डाटा को रीड करने के लिए एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज किया था। इस वीडियो में भी हम एक्सियोस लाइब्रेरी का ही यूज करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक्सियोस की हेल्प से हम यहाँ पर पूरा क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इसके लिए इसके अंदर अलग अलग से मेथड्स आते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर सिर्फ गेट मेथड को यूज किया डाटा को रीड करने के लिए, मगर अब हम यहाँ पर डाटा को क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज करेंगे, अपडेट के लिए पुट मेथड और डिलीट के लिए डिलीट मेथड। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर में मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था यूजर क्रूड। यहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी यूज कर रखी है, प्राइमडेक्ट यूआई की लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पर डाटा टेबल के अंदर अपना सारा रिकॉर्ड फैच करके शो किया है। ये सारा रिकॉर्ड हम फैच कहां से कर रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर फेक एपीआईज के लिए जेसन सर्वर नाम का पैकेज यूज किया था। तो देखिए, यहाँ पर मैंने उसका यूज किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर डाटा को ऐड करना देखेंगे। ये देखिए, इसके लिए पेज हमने पिछली वीडियो में ही क्रिएट कर लिया था। अब इसके अंदर हम यहाँ पर फॉर्म्स यूज करेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर डाटा को अपडेट करेंगे और डिलीट भी। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर प्राइमडेक्ट, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी यूआई हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर चलते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर ना फॉर्म्स के लिए भी अलग अलग से कंपोनेंट्स आते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर दो कंपोनेंट्स को यूज करने वाले हैं, एक है इनपुट टेक्स्ट और एक है इनपुट नंबर। पहले मैं इनपुट टेक्स्ट खोलता हूं, तो देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है, मगर ये बना हुआ एक कंपोनेंट है और इसी के साथ आता है इनपुट नंबर। अगर आप इनपुट टाइप नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से ये कंपोनेंट बना हुआ है। तो इसको लगाना कैसे है, उसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने एडिटर में। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया अपने एडिटर में VS कोड, और यहाँ देखिए हमारा वही प्रोजेक्ट है रेक्ट क्रूड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन करते हैं सोर्स फोल्डर। ये देखिए, हमने पिछली वीडियो के अंदर यहाँ पर कई फोल्डर्स बनाए थे और इनके अंदर सब फाइल्स भी। अब यहाँ पर हमारे पास पेजेस के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले पेज ओपन करेंगे, ऐड एडिट यूजर। यहाँ देखिए, मैंने बेसिक कंपोनेंट का कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर कई फाइल्स और फंक्शंस को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट को यूज करने वाला हूँ। देखिए, मैंने इसका इंपोर्ट कर लिया। इसी के साथ मैं यहाँ पर यूज नेविगेट को भी यूज करने वाला हूँ, और यूज नेविगेट के साथ यहां पर मैं यूज करूंगा रेक्ट राउटर डॉम का यूज पैरम। अगर मेरे को पैरामीटर से कोई वैल्यू उठानी है तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये सब हम रेक्ट राउटर की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका बेसिकली यूज हम एडिट वाले पेज के अंदर करेंगे, और इसी के साथ जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये एक्सियोस के लिए एक फाइल बनाई थी जहां पर इसकी ये सारी सेटिंग रखी थी, इसको भी मेरे को यहां पर इंपोर्ट करना है। ये देखिए, मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया। अब इसी के साथ मैं यहां पर रेक्ट हुक फॉर्म का मेन मेथड एक यूज करने वाला हूं, जिसका नाम है यूज फॉर्म। क्योंकि यहां पर मैंने फॉर्म्स को यूज करना है, तो उसी के लिए हम यहां पे यूज करेंगे यूज फॉर्म। ये सब हम रेक्ट हुक फॉर्म की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी के साथ यहां पर हम वैलिडेटर भी यूज करेंगे, उसका पैकेज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, यप। ये देखिए, यहां पर मैंने यप रिजॉल्वर को यहां पर इंक्लूड कर लिया। इसके साथ हम यहां पर एक इसकी स्कीमा फाइल भी बनाएंगे। अभी मैंने वो फाइल क्रिएट नहीं की है, उसको मेरे को यहां पर वैलिडेशन वाले फोल्डर के अंदर ऐड करना है। उसका नाम पहले मैं यहां पर रख लेता हूं। देखिए, मैं वैलिडेशन फोल्डर के अंदर एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम मैं रखूंगा यूजर स्कीमा। इसके अंदर अभी हम स्कीमा की फाइल का काम करेंगे, मगर इसको पहले मैं यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। अब इसके बाद बात आती है कि हम यहां पर जो प्राइमडेक्ट के मेन कंपोनेंट्स को यूज करने वाले हैं फॉर्म के अंदर, उनकी। तो देखिए, पहले मैं यहां पर प्राइमडेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम यहां पर इनपुट टेक्स्ट को इंक्लूड करेंगे फॉर्म्स के अंदर, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह की ये लाइन को इंपोर्ट करना है। इसी के साथ यहां पर मैं इनपुट नंबर को भी लगाने वाला हूं। उसके लिए यहां पर इनपुट नंबर पे जाकर इंपोर्ट की लाइन को यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, इसी के साथ यहां पर प्राइमडेक्ट का एक बटन का कंपोनेंट भी आता है, उसको भी मेरे को यहां पर इंपोर्ट कर लेना है। तो उसको अभी मैं ऐसे खुद से ही लिख लेता हूं। ये देखिए, ये तीन ही कंपोनेंट चाहिए मुझे, इनपुट बॉक्स, नंबर और बटन।
नंबर मैंने लिए सिर्फ एज के लिए। बाकी जो हमारी फील्ड्स हैं, नेम, यूजर नेम, ईमेल, उसके लिए मैं यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट को यूज करने वाला हूँ। ईमेल के लिए अलग से भी आता है इनपुट ईमेल, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये सारी चीजें तो मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। अब यहाँ पर हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ, एडिट यूजर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज नेविगेट को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने नेविगेट नाम से एक वेरिएबल बनाया जो यूज करेगा यूज नेविगेट को। देखिए जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे तभी हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। इसी के साथ जो मैं यहाँ पर रेक्ट हुक फॉर्म यूज करने वाला हूँ उसके लिए भी यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। तो हमारा एक वेरिएबल है यहाँ पर रजिस्टर, जिससे हम फॉर्म की सारी फील्ड को रजिस्टर करेंगे। ये सब हम ऑलरेडी रेक्ट हुक फॉर्म की वीडियो में देख चुके हैं। इसी के साथ फॉर्म की हैंडलिंग के लिए हैंडल सबमिट, सेट वैल्यू, इसको हम अपडेट की फाइल में यूज करेंगे, और एरर्स की हैंडलिंग के लिए एरर्स, बेसिकली इसको मेरे को यहां पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना है। और ये सब मेरे को मिलेगा कहां से? हमारे यूज फॉर्म से। ये देखिए ये यूज फॉर्म को मैंने ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। ये देखिए इसी का यूज मैं यहां पर कर रहा हूं। बेसिकली मैं इनको सबको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। और यहां पर मैं अपना रिजॉल्वर भी लगा दूंगा, क्योंकि यहां पर मैं वैलिडेशंस के लिए अलग से एक पैकेज यूज कर रहा हूं, यप। तो उसके लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं यप की वीडियो में। यहां पर हम लिखते हैं रिजॉल्वर, और इस रिजॉल्वर का नाम है यप रिजॉल्वर। तो यहां पर मैं इसका नेम डाल देता हूं यप रिजॉल्वर। और मेरी स्कीमा की फाइल कहां पर है? उस फाइल का नाम रहेगा यहां पर यूजर स्कीमा। अब ये फाइल पे हमें हम काम करेंगे, तो उसका नेम मैं पहले से यहां पर डाल दिया। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का यूज करके अलग अलग से सारे वेरिएबल्स यहां पर डिक्लेयर कर दिए जो इस फॉर्म के अंदर मैं यूज करने वाला हूं। अब यहां पर बात आती है हमारे मेन फॉर्म की, तो जो मैं यहां पर रिटर्न करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर ली राउंड बेसिस, और यहां पर सबसे पहले एक डिव टैग ले लेता हूं, और इसके अंदर एक हेडिंग डाल देता हूं S2, और यहां पर लिख देता हूं ऐड यूजर। उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा मेन फॉर्म। यहां पर मैं रेड फ्लैक्स की, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर एक CSS की लाइब्रेरी यूज की थी रेड फ्लैक्स, उसकी क्लास आती है pfluid, उसको मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। और इसके बाद जो हमारी सारी फील्ड्स आने वाली हैं, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है और एज है, उसके लिए यहां पर अपना सारा फॉर्म क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर सबसे पहली मैंने एक फील्ड बनाई है, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक डिव ली है जिसपे क्लास लगाई है फील्ड, और यहां पर एक लेबल ले लिया और इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया। देखिए हम यहां पर प्राइम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका बना बनाया कंपोनेंट आता है, और इसको रजिस्टर करने के लिए इसके नेम को, तो यहां पर मैंने इसका एक नेम रजिस्टर कर दिया, नेम। ये सारा फंक्शन जो है ये है रेक्ट हुक फॉर्म का। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेक्ट हुक फॉर्म की वीडियो में। अब इस फील्ड के अंदर अगर यूजर कोई भी वैल्यू नहीं डालता, तो यहां पर मैं उसकी वैलिडेशन के एरर यहां पर शो करूंगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी फील्ड्स भी ले लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने सारी फील्ड्स डिक्लेयर कर दी हैं। देखिए दूसरी फील्ड मैंने यहां पर ली है यूजर नेम, जहां पर रजिस्टर के नेम में मैंने यहां पर डाला यूजर नेम। तो देखिए इसके लिए भी मैंने इनपुट टेक्स्ट लिया, फिर उसके बाद आए ईमेल, उसमें यहां पर नेम रजिस्टर किया है ईमेल, और लास्ट में मैंने यहां पर कुछ अलग किया। यहां पर मैंने इनपुट नंबर यूज किया, क्योंकि यहां पर जो मेरे को इनपुट टाइप लेनी है उसकी टाइप जो होगी वो होगी नंबर, और यहां पर इसका एरर मैसेज शो कर दिया। और लास्ट में हमने यहाँ पर जो बटन कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट किया था उसको भी यहाँ पर यूज किया। तो इसमें लेबल यूज करते हैं नेम लिखने के लिए, और यहाँ पर मैंने आइकन यूज किए। ये भी रिएक्ट नेटिव की अपनी ही आइकन्स है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, जो ये हमने फॉर्म क्रिएट किया है इसका मेरे को जो एरर मैसेज शो होने, मतलब कि जो इस पे वैलिडेशंस लगानी है, वो भी मेरे को यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। तो उसके लिए मेरी दूसरी फाइल है जिसका नाम है यूजर स्कीमा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर यप को इंपोर्ट करूंगा। ये देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर यहां पर इंपोर्ट स्टार एज यप किया फ्रॉम यप। उसके बाद मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा यूजर स्कीमा। इसको मैंने यहां से एक्सपोर्ट कर दी। ये बेसिकली एक वेरिएबल है
जिसके अंदर मैं यप का मेथड यूज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। इसी की हेल्प से यहाँ पर मैं अपना स्कीमा डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले नेम, यूजर नेम, ईमेल और एज। तो उनके लिए यहाँ पर जो वैलिडेशन रूल लगाने वाला हूँ वो भी मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरी पहली फील्ड होगी नेम, जहां पर मैंने यप मेथड को यूज करके इसमें वैलिडेशन लगाई कि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, और स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड मेथड भी यूज किया है। अगर यूजर इसको नहीं डालता तो ये यहाँ पर मैसेज आ जाएगा उसको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बाकी फील्ड्स भी ले ली हैं। उसके बाद मैंने लिया यूजर नेम, और यूजर नेम भी रहेगा स्ट्रिंग और ये भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद है ईमेल, उसके लिए भी मैंने लिया स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखा ईमेल। अगर यूजर वैलिड ईमेल नहीं डालता तो ये मैसेज आ जाएगा, और रिक्वायर्ड भी है ये, इसको डालना जरूरी है। लास्ट में मैंने लिया एज। अब जो एज है उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने यूज किया नंबर, इसको भी डालना जरूरी है, तब यहाँ पे यूज किया रिक्वायर्ड। और इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है एज में, और कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना आए उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर, मतलब कि यहाँ पर यूजर कोई फ्लोटिंग वैल्यू ना डाल दे। तो ये मेरा वैलिडेशन का काम भी हो चुका है। तो इस फाइल को मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, और दूसरी वाली फाइल के अंदर मैं इसे ऑलरेडी इंपोर्ट भी कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो इतना ही काम पहले मैं आपको ब्राउजर में जाकर चेक कराता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके एक बार कंसोल में चेक करते हैं क्या कोई एरर आ रहा है। फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कोई एरर नहीं है, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था बस। और यहाँ पर जाकर ऐड यूजर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा फॉर्म भी आ चुका है। मैं बैक करता हूँ और अपडेट पे भी क्लिक करता हूँ, तब भी देखिए यही फॉर्म आएगा। देखिए अपडेट के टाइम पे यहाँ पर हेडिंग चेंज हो जाएगी, बाकी सारा फॉर्म सेम रहेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करना है। जब भी कोई नया यूजर ऐड किया जाएगा, उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्म पे ऑन सबमिट नाम से इवेंट यूज करेंगे। और इसके लिए मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, रेक्ट हुक फॉर्म की वीडियो में। जो हमारा रेक्ट हुक फॉर्म है, इसका मेथड आता है हैंडल सबमिट, इसी का मैं यूज करने वाला हूं। तो यहां पर मैं हैंडल सबमिट, और इसके अंदर मुझे एक फंक्शन कॉल करना होता है। तो यहां पर फंक्शन का नाम भी मैं सेम ही रख देता हूं, ऑन सबमिट। आप नेम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब इस नेम का मुझे एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। देखिए, जब भी मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो यहां पर हैंडल सबमिट क्या करेगा, जो इस फॉर्म का सारा डाटा है इस वाले फंक्शन को ट्रांसफर कर देगा। तो ये फंक्शन मैं ऊपर बना लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने ऑन सबमिट नाम से एक एरो फंक्शन क्रिएट किया। यहां पर ये बेसिकली असिंक फंक्शन है, और इसके अंदर जो भी हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए एक वेरिएबल भी ले लिया। आप नेम कुछ और भी ले सकते हैं। अब यूजर जब भी इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो यहां पर डाटा के अंदर हमारे को सारे फॉर्म का डाटा मिल जाएगा। अब इसी डाटा को मेरे को यहां पर सबमिट करना है। पहले मैं आपको कंसोल में चेक करा देता हूं ये डाटा हमारे को मिल रहा है कि नहीं। तो यहां पर मैंने डाटा को प्रिंट किया, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं ऐड यूजर पे, और यहां पर एक फेक डाटा ऐड कर देता हूं। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया, यहां पर एज डाल देता हूं जैसे 22। पहले मैं साथ में कंसोल ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए, पहले मैंने यहां पर सेव पर क्लिक किया, यहां पर आ रहा है एज इज रिक्वायर्ड। मैं एक बार रिफ्रेश करके वैसे ही सबमिट करता हूं। एक सेकेंड, फेक फिलर डाटा ऐड करके। यहां पर एक चीज हो रही है, देखिए यहां पर ये हमारी एज को सबमिट नहीं करने दे रहा। मैं यहां पर बेशक न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहा हूं, तब भी सेव पर जब क्लिक करता हूं तब भी यही आ रहा है, एज इज रिक्वायर्ड। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए, जो हम यहां पर इनपुट नंबर ले रहे हैं, इसको रेक्ट हुक फॉर्म के साथ इसकी अगर वैल्यू उठानी है तो हम सीधा से इसके अंदर रजिस्टर लिखकर वैल्यू नहीं उठा सकते, जैसे हम यहां पर इनपुट टाइप टेक्स्ट में कर रहे हैं। इसके लिए यहां पर रेक्ट हुक फॉर्म के अंदर अलग से कंपोनेंट आता है जिसका नाम होता है कंट्रोलर। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए, यहां पर रेक्ट हुक फॉर्म की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आया recthookform.com। अब यहां पर जाता हूं गेट स्टार्टेड पे, और यहां पर सर्च करता हूं कंट्रोलर। ये देखिए, हमें इस तरह से पहले कंट्रोलर को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पर एक फील्ड है, अब देख रहे हैं यहां पर रेंडर के अंदर इनपुट को यूज किया है। अब यहां पर हम प्राइम रेक्ट का जो अपना कंपोनेंट है इनपुट नंबर, उसको यहां पे पास करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस कंट्रोलर को ऊपर से इंपोर्ट करता हूं, और इसके साथ मेरे को यहां पर यूज फॉर्म के अंदर ही कंट्रोलर को भी इस तरह से ऐड करना पड़ेगा।
ये इसका अपना मेथड है। तो सबसे पहले मैं ऊपर कंट्रोलर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर जहां मैं रेक्ट हुक फॉर्म का यूज कर रहा हूं, इसी के साथ यहां पर मैं कंट्रोलर लगा देता हूं। और यहां पर जहां पर मैं ये फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, यूज फॉर्म, इसके अंदर एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है कंट्रोल। अब मैं ये कंट्रोलर बना सकता हूं। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, देखिए अभी मैं यहां पर सबसे पहले एंटर लगाता हूं और यहां पर मुझे कंट्रोलर का पूरा कोड डालना है। तो मैं वो कॉपी कर लेता हूं। तो देखिए ये पूरे फील्ड मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं। देखिए इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। यहां पर एक सिलेक्ट बॉक्स का भी एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। बाकी कोड सेम ही है। रेंडर के अंदर जाकर जो ये एरो फंक्शन आ रहा है, इसके अंदर हमारे को प्राइम रेट का जो भी कंट्रोलर है उसको इस तरह से पास करना है, अगर उसकी वैल्यू हम उठा नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर मैंने इसे पेस्ट किया। मैं फाइल को पहले सेव करता हूं। ये देखिए सेट हो चुका है। अब यहां पर हमारी जो फील्ड है उसका नेम क्या है, एज। और यहां पर कंट्रोलर में कंट्रोलर ही हमने पास कर दी। ये कंट्रोलर जो है ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया ऑलरेडी। इसके बाद आते हैं हम मेन फंक्शन में जिसका नाम है रेंडर। इसके अंदर एक एरो फंक्शन लगेगा और जो भी फील्ड होगी वो हम इसके अंदर पास कर देंगे। अब यहां पर आकर हमारी अपनी फील्ड आनी है जो ये वाली है। इसको मैं यहां से कट करता हूं क्योंकि अब हम इसको अंदर प्लेस करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने इसे प्लेस किया, इनपुट नंबर। अब यहां पर हमारे को कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर कोई एग्जाम्पल और भी मिलेगा। यहां पर और एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं, शायद नीचे होंगे, मगर मैं आपको बताता हूं। अब हम इसके अंदर जाकर इस तरह से रजिस्टर नहीं करते हैं क्योंकि हमने यहां पर रेक्ट हुक फॉर्म का दूसरा कंपोनेंट यूज कर लिया, कंट्रोलर। इस तरह से भी हम किसी फील्ड को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अंदर हमने नेम तो दे दिया और यहां पर इसको बता दिए कंट्रोल्स होगा और यहां पर सिर्फ फील्ड जो है मेरे को यहां पर रजिस्टर हटा देना है। अब यहां पर इसकी अपनी एक एट्रीब्यूट आता है, उसका नाम होता है यहां पर फील्ड। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं। यहां पर ये बेसिकली इनपुट नंबर के अंदर ही आपको डालना है। ये देखिए मैंने वैल्यू लिया और इसके अंदर मेरे को बताना है जो ये मेरी फील्ड है इसकी वैल्यू, जो भी मेरी फील्ड है इसकी वैल्यू। ये बिल्कुल काम हमें वैसे ही करना है जैसे हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए करते हैं। और जैसे हम यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट आता है, इसके लिए यहाँ पर प्राइम रेट का अपना एक एट्रीब्यूट है ऑन वैल्यू चेंज, आपको उसका यूज करना है। और इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन ले लूंगा। यहाँ पर मैंने पास कर दिया ई मतलब इवेंट। ये देखिए मैंने यहां पर इवेंट लगाया ऑन वैल्यू चेंज। जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी तो मुझे क्या करना है, यहां पर जो भी फील्ड है, जैसे ये पूरी फील्ड है, यहां पर इसका अपना एक मेथड आता है ऑन चेंज। और जो भी वैल्यू आई है, मतलब कि इस पूरी इनपुट फील्ड की जो इनपुट नंबर है, यही वैल्यू मेरे को चेंज कर देनी है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे स्टेट मैनेजमेंट काम करता है। ये बेसिकली एज नाम की जो हम ये कंट्रोलर फील्ड बना रहे हैं इसकी वैल्यू सेट कर देगा। अगर आप इसमें कोई क्लास वगैरह लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहां पर जैसे क्लास भी लगा लेता हूं। ये बेसिकली जो मैं यहां पर क्लास लगा रहा हूं ये आप ऊपर वाली सभी फील्ड्स में भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगेंगे। देखिए जैसे मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, अगर इसमें कोई एरर आया, एरर डॉट एज में, तब यहां पर क्या करना है, यहां पर एक क्लास लगा देनी है। मैं कंडीशनल क्लास लगा रहा हूं, उस क्लास का नाम है p-invalid। और अगर इसमें कोई भी एरर नहीं आया तो मेरे को यहां पर कुछ भी पास नहीं करना। तो यहां पर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने क्लास नेम पास किया, ये मैं ऊपर सभी फील्ड्स के अंदर भी पास कर सकता हूं। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए इनपुट नंबर की वैल्यू हम उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने कंट्रोलर का यूज किया। इसका यूज हमें सिर्फ तभी करना होता है अगर हमारे फॉर्म सबमिट में हम किसी फील्ड की वैल्यू नहीं उठा पा रहे, तब हम इस तरह से कंट्रोलर का यूज करते हैं और इसके अंदर रेंडर मेथड के अंदर आकर अपनी फील्ड पास कर देते हैं। और यहां पर आपको इस तरह से ऑन वैल्यू चेंज और ये वैल्यू को पास करना होता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। पहले मैं आपको इसे सीधे ही सबमिट करके दिखाता हूं। तो देखिए सबके एरर मैसेज नीचे आ रहे हैं और यहां पर भी आ गया एज इज रिक्वायर्ड। अब आप यहां पर देख रहे हैं एक अलग से रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है। ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर एक सीसस की क्लास लगाई है p-invalid। ये सिर्फ तभी आएगी अगर हमने यहां पर कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं ऐड की है। अब यहां पर मैं फेक वैल्यू डाल लेता हूं और यहां पर एज में चेंज कर देता हूं जैसे 55। यहां पर मैंने सेव पर क्लिक किया। अब मैं यहां पर आपको इंस्पेक्ट करके पहले कंसोल में चेक कराता हूं। ये देखिए जैसे मैंने यहां पर फॉर्म सबमिट किया तो ये वैल्यू आ चुकी है। मैं इसको एक बार क्लियर करके दोबारा से दिखाता हूं। मैं इसको सबमिट करता हूं।
और यहां पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब इसी वैल्यू को मेरे को सेव करना है। उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर देखिए ऊपर मैंने ये सबमिट नाम का जो फंक्शन बनाया है, इसके अंदर भी मैं कंसोल में आपको प्रिंट कर रहा था, इसको भी मैं हटा देता हूं क्योंकि वैल्यू तो हमारे को मिलने लगी फॉर्म के सबमिट पे। अब यहां पर हम एक्सियोस जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसका एक मेथड यूज करेंगे पोस्ट, क्योंकि मेरे को एक डाटा ऐड करना है। तो यहां पर देखिए मैं अवेट का यूज करता हूं और यहां पर मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, मैंने एक्सियोस की एपीआई नाम की यहां पर एक वेरिएबल बना रखा है जिसको मैंने एक्सियोस से यूज किया इंपोर्ट में, इसी का मैं यूज करूंगा यहां पर, जैसे हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं एपीआई डॉट पोस्ट। अब यहां पर मेरे को क्या करना होता है, यहां पर मेरे को यूआरएल ऐड करना होता है, एपीआई का यूआरएल। तो अभी तो हम जेसन सर्वर का यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक ही फाइल बना रखी है यूजर्स नाम से, उसी को मैं यहां पर लिखूंगा यूजर्स। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर देखिए बाहर एक फाइल है db.json, ये देखिए इसके अंदर मैं यूजर्स के अंदर डाटा ऐड करने वाला हूं। तो यहां पर ये कैसे करेंगे अभी आपको बताता हूं। यहां पर आया, मैंने लिखा यूजर्स, ये एपी का यूआरएल हो गया। इसके बाद मेरे को डाटा बताना होता है, डाटा कौन सा, और डाटा हमारे को ऊपर से मिल रहा है यहां से, यही डाटा मैंने यहां पे पास कर दिया। देखिए एपीआई आपने किस में भी बना रखी हो, चाहे पीएचपी में, चाहे नोड.जेएस में, चाहे पाइथन में, उसका यूआरएल आपने बस यहाँ पे पास कर देना है जहां पर भी आपको डाटा ऐड करवाना है, और यहाँ पे मेथड हमेशा यूज करना है पोस्ट। अब ये डाटा जैसे ही ऐड हो जाएगा, उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये पेज जो है ऑटोमेटिकली होम पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर नेविगेट मेथड यूज करेंगे। मैंने देखिए ऊपर इसे ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रखा है नेविगेट, तो ये रेक्ट राउटर का अपना ही मेथड है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेविगेट, और किस पेज में जाना है, मेरे को जाना होम पेज पे। तो होम पेज का राउट है यहाँ पर स्लैश, ये भी हमने पिछली वीडियो में बनाया था, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए होम पेज का यहाँ पर राउट है स्लैश, जो मेरे को ले जाएगा यूजर लिस्ट में। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो ये सबमिट पे पहले हम यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करेंगे, उसके बाद हम होम पेज की तरफ ट्रांसफर कर देंगे इसे, मतलब कि रीडायरेक्ट। देखिए मैं यहाँ पर आया, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले यूजर इधर आएगा और यहाँ पर ऐड यूजर पे क्लिक करेगा, यहाँ पर एक डाटा ऐड करेगा। मैं फेक डाटा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर एज को जरा चेंज कर लेते हैं 44, सबमिट किया और देखिए डाटा ऐड हो चुका है और ये अपने आप से होम पेज पे भी आ गया। यहाँ पर लास्ट में जो नया डाटा ऐड हुआ ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हम और भी डाटा ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक फेक डाटा ऐड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक एज डाल देता हूँ जैसे 22, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इस पेज में आ रहा है और ये डाटा भी आपको सबसे नीचे दिख रहा है। अब इसके बाद हमारा काम है डाटा को अपडेट करने का। मैं चाहता हूं कि जैसे यूजर किसी भी यूजर पर यहां पर क्लिक करता है तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां पर देखिए हमें ऊपर से यूजर का आईडी मिल रहा है। जो भी आईडी है जिस भी यूजर का, उसका डाटा सारा फैच करके यहां पर पहले शो करना है। मतलब कि पहले हमारे को यहां पर डाटा को रीड करने का काम करना है, सिंगल यूजर के डाटा को। उसके बाद हम यहां पर अपडेट के बटन पे काम करेंगे और यहां पर हम हेडिंग भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जो अभी हमने डाटा यहां पर ऐड किया है वो इस वाली फाइल के अंदर अपने आप ऐड हो गया होगा। ये देखिए मैंने अभी लास्ट में 2 डाटा ऐड किए, तो ये 2 यूजर्स का डाटा यहां पर आ चुका है। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए पहले हम आईडी डाल रहे थे 1 2 3 इस तरह से, मगर जो ये नया डाटा आया यहां पर एक रैंडम आईडी आएगा। इस तरह से डाटा यहां पर ऐड हो जाता है। इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं अपडेट का काम। तो देखिए अपडेट के लिए सबसे पहले हमारे को ऊपर से आईडी मिल रहा है, तो वो वैल्यू मेरे को कैसे मिलेगी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहां पर यूज पैरम को यूज कर रखा है, जो रेक्ट राउटर डॉम का ही मेथड है। इस मेथड की हेल्प से होता क्या है, जो ऊपर से हमारे को आईडी की वैल्यू मिल रही है वो हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो उसको गेट करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ आईडी। ये आईडी मेरे को कहां से मिलेगा, यूआरएल से। और ये कौन पता लगाएगा, ये पता लगाएगा यूज पैरम। जैसे हम यूज पैरम यूज करेंगे, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा ब्राउजर के ऊपर यूआरएल बार में कौन कौन से यहाँ पर यूजर ने पैरामीटर पास किए हैं, उसमें से इसको एक मिलेगा आईडी, और आईडी की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे। अब इस आईडी की ही वैल्यू को सबसे पहले मैं रीड करने के लिए यूज करने वाला हूं। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक चीज और भी करता हूं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे को हेडिंग भी चेंज करनी है। अब मैं चाहता हूं कि अगर हमारे को ऊपर से आईडी की वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पर ये हेडिंग नहीं रखनी। तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर हम कंडीशनल लगाएंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ आईडी की क्या कोई वैल्यू आ रही है। देखिए आईडी सिर्फ एडिट के केस में आएगा, ऐड के केस में नहीं आएगा। अगर आईडी आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एडिट यूजर लिखना है, और अगर आईडी नहीं आ रहा तब यहाँ पर ऐड यूजर पास करना है। इसको भी मैं कोट्स में डाल देता हूँ, ये देखिए।
तो पहले मैं आपको इतना ही चेक कराता हूं। देखिए मैं यहां पर आया, ये देखिए यहां पर अब लिखा आ गया एडिट यूजर। मैं बैक करता हूं और यहां पर जब ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहां लिखा आएगा ऐड यूजर। अब जब मैं किसी भी एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहां पे लिखा आएगा एडिट यूजर। तो ये काम हमारा पहला हो चुका है। अब हम जो हमें ऊपर से आईडी मिल रहा है इसका डाटा फैच करना है। उसके लिए मैं यहां पर क्या यूज करने वाला हूं, यूज इफेक्ट को। देखिए मैंने यूज इफेक्ट को ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट कर रखा है। यूज इफेक्ट वो मेथड होता है जो अपने आप रन हो जाता है जब भी हमारा कंपोनेंट रन होता है। उसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं यूज इफेक्ट। इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या आईडी की कोई वैल्यू आ रही है। देखिए इसको सिर्फ तभी चलाना है जब आईडी की कोई वैल्यू होगी। तो यहां पर मैं आईडी भी लिख लेता हूं, ये देखिए। और इस फंक्शन को मैं बता भी देता हूं कि आपको रन कब कब होना है। यहां पर इसका सेकंड पैरामीटर डिपेंडेंसी लिस्ट के अंदर मैं आईडी डाल देता हूं और एक फंक्शन भी डालूंगा यहां पर सेट वैल्यू। इसका भी मैं अभी आपको यूज बताऊंगा। देखिए जब भी आईडी की वैल्यू चेंज होगी तब इस फंक्शन को दोबारा रन करना है। तो यहां पर जैसे ही हमने इस फंक्शन को चलाया सबसे पहले चेक किया है क्या आईडी की वैल्यू आ रही है। अगर आईडी की वैल्यू आ रही है तब हम यहां पर डाटा फैच करेंगे एपीआई से। एपीआई से डाटा फैच करने के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं एपीआई डॉट और इसका मेथड आता है गेट। गेट होता है डाटा रीड करने के लिए एपीआई से। अब यहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमने ऊपर किया था यूरल पास करना है कि कहां से डाटा लेकर आना है। इस तरह का यूरल हमें यहां पर भी पास करना है, मगर यहां पर हमारे को आईडी भी पास करना है। तो आईडी हमारे को कहां से मिल रहा है, यहां से। तो यहां पर मैं इसके अंदर ही आईडी लगाना है, तो यहां पर टिडल कोड्स ले लेता हूं क्योंकि यहां पर मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर रहा हूं जो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके अंदर किसी वेरिएबल को अगर पास करना है तो हम इस तरह से करते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये डाटा मैंने यहां से फैच कर लिया। अगर इसको ये डाटा मिल जाता है इस आईडी का, तब यहां पर मैं देन मेथड यूज करूंगा। जैसे हम फैच में यूज करते हैं तो ये एक्सियोस का अपना ही इस तरह से भी मेथड होता है देन। और देन के अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। अब देखिए जो भी हमारे को डाटा मिला है उसको हम यहां पर पास कर देते हैं आरईएस नाम के एक वेरिएबल में। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। आरईएस का मतलब है रिस्पांस, आप पूरा भी लिख सकते हैं रिस्पांस। अब जो भी रिस्पांस आया वो मैं आपको पहले चेक कराता हूं, तो उसको मैं कंसोल में चेक करा रहा हूं आरईएस। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे को रिस्पांस में क्या मिल रहा है। मैं यहां पर इंस्पेक्ट करता हूं और इसको राइट साइड में कर लेता हूं बेसिकली। ये देखिए मैं कंसोल में गया, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं यहां पर। ये देखिए हमारे को यहां पर डाटा मिल रहा है इस तरह से। जो भी हमारे को एक्सियोस की लाइब्रेरी यहां पर डाटा फैच करके ला रही है सिंगल यूजर का, वो मिल रहा है। और क्या डाटा मिला है वो है यहां पर। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर हमारे को डाटा नाम की के अंदर सारी वैल्यूज मिल रही हैं। और ये सारी वैल्यूज को मेरे को कहां सेट करना है, इस फॉर्म के अंदर। देखिए एज की वैल्यू को मेरे को यहां सेट करना है, ईमेल की वैल्यू को यहां पर, यूजर नेम की वैल्यू को यहां पर और नेम की वैल्यू को यहां पर। अब ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, इसको मेरे को एरे में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से सिर्फ मेरे को कीज निकालनी है। इस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ कीज निकालनी है। तो देखिए उसके लिए हमारे पास यहां पर मेथड होता है, जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है इनबिल्ट क्लास है जावास्क्रिप्ट की। मैंने कोई अलग से इस पे वीडियो तो नहीं बना रखी, मगर ये इसी तरह काम करता है। हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अगर आपने इसमें से कीज लेनी है तो कीज लिखते हैं, अगर वैल्यूज उठानी तो वैल्यू नाम का यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है। इसके अंदर मैं पास करूंगा जो भी मेरे को रिस्पॉन्स मिला है। और रिस्पॉन्स में से भी क्या चीज, रिस्पॉन्स में तो बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे को सिर्फ डाटा चाहिए। तो पहले मैं इसको फैच कर रहा हूं, इसको मैं आपको कंसोल में दिखाता हूं कि मेरे को कैसे मिल रही है कीज। तो देखिए मैंने इस फंक्शन को इसमें पास कर दिया। ये फंक्शन क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट में से कीज निकालकर उसको एरे बना देता है। तो हमारे पास जो भी डाटा में मिला है उसमें से कीज को फैच करके एक एरे बना देगा। देखिए मैं यहां पर आया, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहां पर एक एरे बन चुका है, आप देख रहे हैं 5 वैल्यूज हैं इसके अंदर। 0 इंडेक्स पे आईडी है, 1 पे ये है। इस तरह से अलग अलग से 5 वैल्यूज मिल रही हैं। अब इसी कीज के लिए मैं यहां पर एक लूप चलाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, पहले ये एरे बनाया, इस एरे के लिए मैंने फॉर ईच लूप चलाया। अब यहां पर मैप लूप भी चला सकते हैं, मगर यहां पर अब जब ये लूप चलेगा तो मैं बारी बारी एक एक वैल्यू इस की नाम के एक वेरिएबल में पास कर रहा हूं। इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, मगर ये बेसिकली एक की ही है, तो भी मैंने ये नाम की ही रखा है इसका। अब हर एक की यहां पर जाती रहेगी। अब यहां पर मैं यूज करूंगा अपना सेट वैल्यू नाम से जो ये मेथड है। ये रेक्ट हुक फॉर्म का मेथड है, जिसको मैं रेक्ट हुक फॉर्म की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। जब भी आपने फॉर्म के अंदर कहीं पर भी वैल्यू सेट करनी होती है तो सेट वैल्यू नाम से मेथड आता है, जिसको मैंने ऑलरेडी यहां पर
यूज भी कर रखा है। देखिए यहां पर इसे इंक्लूड किया, तभी मैं इसे नीचे यूज कर सकता हूं। तो यहां पर अब मैं लिखता हूं सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू के अंदर दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है किस प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो देखिए यहां पर की के नाम वही हैं जो हमने रजिस्टर किए थे, नेम, यूजर नेम, ईमेल। मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं। मैंने कंसोल हटा दिया। बेसिकली जो यहां पर मेरे को एरे मिल रहा था अभी, उसमें यही नेम थे, नेम, यूजर नेम, ईमेल। तो मेरे को यहां पर यह बताना है कि किस फॉर्म की वैल्यू को मेरे को चेंज करना है। यहां पर वो की में मिल रही है और उसके अंदर मुझे वैल्यू के डालनी है। उसके लिए मैं यहां पर जो मेरे को रिस्पॉन्स मिला है, उसमें से जो डाटा नाम की है, उसके अंदर मैं की पास कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको जावास्क्रिप्ट कोर्स में बताया हुआ कि कैसे हमारे पास जो एरे होता है, उसकी अगर मेरे को कोई वैल्यू उठानी है तो उसके अंदर हम की पास कर देते हैं। जैसे 0 पास करेंगे तो उसकी वैल्यू यहां पर हमारे पास आ जाएगी। 0 पे आ रहा था आईडी, और आईडी नाम का अगर इसमें कोई फील्ड होगी तो वहां पर हम सेट कर देंगे। तो ये मैंने इस तरह से एक लूप बनाया है। तो यहां पर मैं आपको फाइल को सेव करके एक बार चेक कराता हूं। मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं सारे फॉर्म की फील्ड का डाटा यहां पर फिल हो चुका है। मैं जैसे पहला यहां पर यूजर है सलमान, मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए सलमान की सारी वैल्यूज यहां पर हमारे को मिल रही हैं, नेम, यूजर नेम, ईमेल और एज। अब मेरा काम क्या है, ये डाटा तो मेरे को मिल गया, अब मेरे को इसे अपडेट भी करना है। जैसे यूजर मैं चाहता हूं एज चेंज करना चाहता है, यहाँ पर 33 या कुछ और नेम में चेंज करना चाहता है। उसके बाद जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करे तो ये डाटा भी अपडेट हो जाए, और अपडेट होने के बाद दोबारा से यहाँ होम पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाए पेज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने ऑलरेडी फॉर्म पे ऑन सबमिट लगा रखा है और ये फंक्शन चल रहा है। अब इस फंक्शन को हमने डाटा को सेव करने के लिए पहले यूज किया था। अब यहां पर हम दो काम करेंगे, अपडेट भी करेंगे और सेव भी। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर कंडीशन लगाता हूं आईडी। देखिए अगर आईडी मेरे को मिल रहा है ऊपर यूआरएल बार में, तो यहां पर क्या करना है, इसका मतलब है कि यहां पर डाटा को अपडेट करना है। अगर आईडी नहीं है तो इसका मतलब डाटा को ऐड करना है। तो यहां पर अगर नहीं है तो यहां पर हम डाटा को ऐड कर देंगे, और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा मेथड एक्सियोस का पुट, जो डाटा को अपडेट करने के लिए होता है। अब देखिए जब भी हम डाटा को अपडेट करते हैं तो यहां पर बताना भी होता है कि किस यूजर का डाटा अपडेट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर आईडी भी पास करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर टिडल कोड ले लेता हूं, और आईडी हमारे को यहां से मिल ही रहा है, यही आईडी मैं यहां पर भी डाल देता हूं। ये देखिए, और क्या डाटा अपडेट करना है, वो हम डाटा हमारे को यहां से मिल रहा है फॉर्म में। तो बस इतना ही काम करना है। अब जैसे ये डाटा अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ये इफ कंडीशन से बाहर आएगा और यहां पर होम पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया। अब देखिए पहला यूजर है यहाँ पे सलमान, इसकी एज आ रही है 22। मैं इसको अपडेट करके दिखाता हूं। यहां मैंने लिख दिया 33, अपडेट किया, और ये देखिए यहां पर होम पेज पे भी आ गया, और यहां पर सलमान की एज हो चुकी है 33। मैं यूजर नेम और भी कुछ चेंज करके दिखाता हूं। देखिए यूजर नेम आ रहा है सलमान, यहां पर मैं लिख देता हूं सलमान खान, और यहां पर ईमेल भी चेंज कर देता हूं salmankhan@gmail.com। अपडेट किया, ये देखिए यहां पर यूजर नेम भी चेंज हो चुका है, ईमेल भी चेंज हो चुकी है। तो ये अपडेट का काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा लास्ट काम रह गया है, वो है डिलीट का। अब जाता हूं मैं, जैसे यूजर इस डिलीट बटन पे क्लिक करे तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास कंफर्म बॉक्स ओपन हो, वो हमारे से पूछे क्या रियली में आप डिलीट करना चाहते हो रिकॉर्ड को। अगर हम यस कर दें तो यहां पर यूजर का डाटा डिलीट भी हो जाए। अब कंफर्म बॉक्स के लिए हमारी जो ये लाइब्रेरी है प्राइमरेट, इसके अंदर अलग से एक बॉक्स भी आता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। उसका नाम है कंफर्म डायलॉग। ये देखिए ओवरले नाम की हेडिंग है, उसके अंदर आता है कंफर्म डायलॉग। इसके लिए सबसे पहले हमारे को ये दो लाइनें इंपोर्ट करनी होती हैं, और जिस भी बटन पे हम डायलॉग लगाना चाहते हैं इस तरह से हम ये कोड कर सकते हैं। तो पहले मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूं। ये देखिए इस तरह से कंफर्म डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हमारा मैसेज होगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और ऐसा कुछ। यहाँ पर नो और यस का बटन होगा। अगर यूजर यस पे क्लिक कर देता है तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये सब कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं पहले आ गया एडिटर में। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मैं फाइल ओपन करता हूं यूजर लिस्ट, जहां पर हमारा डिलीट का बटन आ रहा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए हमारे पास यहाँ पे लास्ट कॉलम है, जिसके अंदर यहाँ पर एक्शन टेम्पलेट को बता रखा है, मतलब कि इसके अंदर जो कंटेंट आना वो है एक्शन टेम्पलेट के अंदर। ये देखिए ये हमने पिछली वीडियो में बनाया था, जहां पर दो बटन डाले थे, अपडेट का बटन और बिल्कुल इसी तरह से डिलीट का बटन। तो यहाँ पर क्लास वगैरह सब लगी हुई है, आइकन भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर जस्ट मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मेरे को ऑन क्लिक इस तरह से इवेंट पास करना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ,
और यहां पर इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। ऑन क्लिक पर यहां पर मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा। अभी मैंने वो फंक्शन बनाया नहीं है, मगर उसको यहां पर नाम मैं पहले लिख लेता हूं, डिलीट यूजर। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस तरह से यूजर जिसका भी डाटा डिलीट करना है उसका आईडी मैं यहां पर पास कर दूंगा। देखिए, आपको डिलीट करते टाइम पे यहां पर बताना है कि मेरे पास किस यूजर के डाटा को डिलीट करना है, तो उसका आईडी हमारे को यहां पर मिल रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को क्रिएट भी कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने इसका नेम कॉपी किया और यहां पर मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूं, डिलीट यूजर। ये देखिए, यहां पर मैंने फंक्शन बना लिया, एरो फंक्शन डिलीट यूजर। अब हमारे को यहां पर, आपको मालूम है, जब हम कॉल कर रहे हैं तो आईडी भी मिल रहा है। उसके लिए यहां पर मैं एज ए आर्गुमेंट के लिए यहां पर आईडी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, जिसमें हमारे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जो भी यूजर यहां से सेंड करेगा वो हमारे को यहां से मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया था कि हम यहां पर कंफर्म डायलॉग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यूजर से ही पूछना है कि उसको इस डाटा को डिलीट करना है कि नहीं। तो हम यहां पर सबसे पहले कंफर्म डायलॉग को यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर आया, अब यहां पर जाता हूं। सबसे पहले मेरे को ये 2 लाइनें ऊपर इंपोर्ट करनी है। बेसिकली दोनों लाइनें सेम ही है, एक ही लाइन आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉपी किया मैंने इसे, मैं यहां पर आया और यहां पर सबसे पहले ऊपर फाइल में जाकर इसको यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने प्राइम डायरेक्ट में से कंफर्म डायलॉग को यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब इसको मैं सीधा ऐसे नहीं चला सकता हूं। इसके लिए अगर आप यहां पर जो इसका ये कोड दिया हुआ है, यहां पर मेरे को इस तरह से इसका कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करना होता है और टोस्ट कंपोनेंट को भी। अभी टोस्ट को भी हम यूज करेंगे, तो इनके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इसके यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर इसके एक लिंक है, टॉगल फुल कोड। अगर आप इसका पूरा कोड देखना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। तो देखिए, यहां पर इन्होंने टोस्ट को भी इंपोर्ट किया है और इस तरह से कंफर्म डायलॉग को भी। और हमारे को यहाँ पर टोस्ट के लिए इस तरह से रेफरेंस वेरिएबल भी बनाना है, तो हम यहाँ पर यूज रेफ को भी यूज करेंगे। तो इन तीनों लाइंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और आता हूं अपनी मेन फाइल के अंदर, जिसका नाम है यहाँ पर app.jsx। अब यहीं पर मैं नीचे इन तीनों लाइनों को डालता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये रेक्ट को तो हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, 2 बार कंफर्म डायलॉग लिखा हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको भी मैं सिंगल बार ले लेता हूं। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हुक यूज किया, यूज रेफ, उसके साथ कंफर्म डायलॉग और यहां पर टोस्ट। अब मैंने इसको इधर क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यहां पर डाल तो चुका हूं, यहां पर इस वाली फाइल में। देखिए, यहां पर हमारे को इसको हर पेज के अंदर अगर यूज करना है तो इसका कंपोनेंट को भी यहां पे यूज करना होता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो उससे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, जो मैंने टोस्ट बनाया है, इसका ये रेफरेंस वेरिएबल स्टार्टिंग में इसमें नल वैल्यू पास करनी है, इसको भी यहां पर कॉपी कर लिया। इसको यहां पर मैं डाल देता हूं। इसका यूज हम बाद में करेंगे, टोस्ट मैसेज शो करने के लिए। अभी ये कंफर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है। और यहां पर आता हूं, यहां पर देखिए, इस तरह से मेरे को कंफर्म बॉक्स चाहिए होता है। उससे पहले मेरे को एक काम और करना है। यहां पर बेसिकली मैं यहां से इसको बाहर निकलता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर इस तरह से ये 2 कंपोनेंट्स को मेरे को इंक्लूड करना है। मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया। मैं यहां पर आया, मैंने बेसिकली इसको गलत जगह डाला। मेरे को यहां पर इसे डालना था, इसको यहां से कट करके यहां पर डालना है, रिटर्न से बाहर। और ब्राउज राउटर के अंदर मेरे को इन दोनों को यूज करना है, अपने टोस्ट को भी और कंफर्म डायलॉग को भी। अब इसका मतलब है, मैं किसी भी पेज के अंदर जाकर टोस्ट को भी यहां पर यूज कर सकता हूं और कंफर्म डायलॉग कंपोनेंट को भी। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। एक चीज मैं और भी कर लेता हूं। देखिए, जो टोस्ट मेथड है, इसको भी मैं अपने हर पेज के अंदर यूज कर लेता हूं पहले से ही। तो ये कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा टोस्ट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं हर पेज के अंदर पास कर देता हूं। देखिए, टोस्ट क्या होता है, ये एक मैसेज बॉक्स होता है, एनिमेटेड मैसेज बॉक्स। तो इसका ही का मैं यूज करूंगा। अब देखिए, अगर मैंने इनको एज ए प्रॉप यूज किया यहां पर, मतलब कि सेंड किया डाटा, तो हर पेज के अंदर मेरे को इसे एज ए पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। मैं कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूं। ये दोनों पेजेस है मेरे पास। तो यहां पर जब इस पेज को मैं ओपन करूंगा तो यहां पर मैं पास कर दूंगा टोस्ट को, क्योंकि यही प्रॉप मेरे को मिल रहा है। सेम मैं इसी को कॉपी करके दूसरे पेज में भी पास कर देता हूं यहां पर। ये देखिए, अभी इसका यूज मैं लास्ट में करूंगा। सबसे पहले हम डिलीट का काम कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए, मैं आया यूजर लिस्ट में। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर कंफर्म डायलॉग को ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए, यूजर जैसे ही डिलीट का बटन यहां पर प्रेस करेगा तो ये डिलीट यूजर नाम से फंक्शन कॉल होगा। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं आया, मेरे को यहां पर यूजर का आईडी मिल रहा है कि किस डाटा को डिलीट करना है। सबसे पहले हम यहां पर कंफर्म डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे।
तो उसका कोड भी मैं उसी की साइट से कॉपी कर लेता हूँ, प्राइम डॉट की। यहाँ पर मैं यहाँ पर दोबारा से फुल कोड को व्यू करता हूँ और ये देखिए जब भी आपने डिलीट का बटन दिखाना है तो इस तरह से कंफर्म डायलॉग को हम यूज कर सकते हैं। तो उस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया। अब देखिए कंफर्म डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसकी अपनी कुछ कीज हैं इसके ऑब्जेक्ट के अंदर। पहला है मैसेज, तो यहाँ पर मैं मैसेज थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू वांट टू डिलीट दिस यूजर। पहले मैं मैसेज पूछ रहा हूं यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर। उसके साथ यहाँ पर जो हेडर है उसके ऊपर भी मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डिलीट कंफर्मेशन। उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन का एक ट्रायंगल आइकन दिख रहा है, इस आइकन को अगर आप चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो। इसके बाद ये डिफॉल्ट फोकस की मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पर रिजेक्ट, देखिए अगर हम यहाँ पर नो करते हैं तो रिजेक्ट चलता है और अगर यस कर देंगे तो एक्सेप्ट चलेगा। नो के केस में मेरे को कुछ नहीं करना तो रिजेक्ट को मैं हटा देता हूँ। एक्सेप्ट के केस में मुझे कुछ करना है तो यहाँ पर क्या काम करना है वो मुझे अंदर फंक्शन के अंदर बताना है। तो यहाँ पर मैं एक असिंक फंक्शन बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर सर्वर से डाटा को डिलीट करना है। तो जब भी आप एपीआई से डाटा को डिलीट करते हैं तो असिंक फंक्शन का ही यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने असिंक फंक्शन बना लिया है। अब इसी के अंदर जाकर सबसे पहले मैं अवेट का यूज करता हूँ और यहाँ पर एक्सियोस का यूज करूंगा। एक्सियोस के लिए आपको मालूम हम एपीआई लिख रहे हैं अभी तक और इसके अंदर डिलीट नाम का मेथड आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड में दिखाया था। इसके अंदर हम पास करते हैं यूरल। तो बेसिकली मैं यहाँ पर टेडल कोड ले लेता हूँ और इसके अंदर यूरल पास करूंगा यूजर्स, जो मेरे एपीआई का यूरल होगा बेसिकली। और इसके अंदर मेरे को बताना है कि किस यूजर का आईडी मेरे को डिलीट करना है, मतलब कि किस यूजर का डाटा को डिलीट करना है, उसका आईडी मैं यहाँ पर पास करूंगा। तो आईडी मेरे को ऊपर से मिल रहा है। ये देखिए जब भी यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करेगा डिलीट बटन पे तो उसका आईडी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे और ये आईडी हम यहाँ पर आईडी एपीआई में पास कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा को इस तरह से डिलीट करेंगे। तो ये काम मेरा हो चुका है। अब डिलीट होने के बाद मैं चाहता हूं कि जो मेरा पूरा टेबल बना हुआ है, जो मैं यहाँ पर डाटा फैच करके ला रहा हूँ फैच यूजर में, ये दोबारा से चल पड़े। जैसे मैंने यहाँ पर फैच यूजर को कॉल कर रखा है, इसी को मैं यहाँ पर भी कॉल कर लूंगा डाटा को डिलीट करने के बाद, ताकि जो डिलीटेड यूजर है उसका रिकॉर्ड दिखाता ना रहे, वो हट जाए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया। अब देखिए मैं किसी यूजर के डाटा को डिलीट करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे एक यूजर है शाहरुख खान, मैं यहां पर डिलीट पे क्लिक किया। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं, डिलीट करता हूं। देखिए डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कोई एरर हो सकता है। मैं पहले कंसोल में चेक करता हूं। ये देखिए यहां पर ये कह रहा है कंफर्म डायलॉग इज नॉट डिफाइंड। इसको कंफर्म डायलॉग नहीं मिल रहा कि क्या चीज है। यूजर लिस्ट वाले पेज में यहां पर आप देख भी रहे हैं, लाइन नंबर भी दे रखी है। देखिए यहां पर इसे कंफर्म डायलॉग नहीं मिला है। यहां देखिए नीचे 3 डॉट्स भी आ रही हैं, जिसका मतलब होता है कि इसको ये फंक्शन नहीं मिला है। ऊपर एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहां पर मैंने ऊपर इंक्लूड कर रखा है बेसिकली, यहां पर मैं इसे यही नेम डालता हूं। ये हो सकता है ये कैपिटल लेटर में कंफर्म डायलॉग और यहां पर सी छोटा था पहले, तो मैंने यही सेम डाल दिया। मैं यहां पर आया, एक बार आप चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं। अब मैं शाहरुख खान को दोबारा से डिलीट करता हूं, अभी भी नहीं चल रहा है। मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करता हूं, कोई और एरर हो सकती है। अभी भी सेम ही एरर है, कंफर्म डायलॉग इज नॉट अ फंक्शन। इसके लिए यहां पर मैं एक बार चेक करता हूं, यहां पर सी कैपिटल ही है। यहां पर एक बार मैं इनकी साइट पर चेक करता हूं कि मैंने सही से कॉपी किया है कि नहीं। देखिए एक सी कैपिटल है, एक स्मॉल है। मेरे को स्मॉल वाला लेना था शायद से, यहां पर एक गलती हुई है। ये देखिए कंफर्म डायलॉग्स और यहां पर भी स्मॉल लेटर में सी लिखना है। ये देखिए फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, एक बार रिफ्रेश करता हूं, अब डिलीट करता हूं दोबारा से। ये देखिए यहां पर कंफर्म डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, डिलीट कंफर्मेशन। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर। अगर हम नो करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर मैं यस करूंगा तो डिलीट हो सकता है। तो यहां पर मैं यस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए डाटा डिलीट हो गया और ये पेज भी दोबारा रिफ्रेश हो गया, मतलब कि टेबल, क्योंकि यहां पर मैंने फेच यूजर को भी यहां पर दोबारा से कॉल कर रखा था। मैं एक यूजर और डिलीट करके दिखाता हूं, जिसे लास्ट में एक यूजर आ रहा है। ये देखिए अब सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड रह गए हैं। तो यहां पर ये डिलीट का काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब भी एक नया यूजर ऐड हो, अपडेट हो या डिलीट हो, तो यहां पर हमारे को ना एक टोस्ट मैसेज दिखे, एनिमेटेड टोस्ट मैसेज। मैं आपको दिखाता हूं ये कैसा होता है। ये देखिए जैसे ये कंफर्म का बॉक्स है, मैं यहां पर इसे ओपन किया,
अब अगर मैं यस करूंगा या नो करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर हमारे को एक मैसेज बॉक्स दिखेगा। मैं यस पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये कुछ सेकंड बाद अपने आप हट जाता है। ये हटा नहीं है, हट गया। मैंने दोबारा क्लिक किया, मैं नो पे क्लिक करता हूं तो देखिए दोबारा से एक मैसेज दिख रहा है यहाँ पर अलग रंग में। तो इसी को हम कहते हैं टोस्ट मैसेज। यही हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने टोस्ट की लाइब्रेरी को यहां पर इंपोर्ट कर लिया। ये प्राइम ब्रेक का अपना ही फीचर है टोस्ट, और यहां पर इसका एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर इसे इस तरह से पास करना होता है। देखिए स्टार्टिंग में टोस्ट के अंदर कोई भी मैसेज नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर नल पास किया। तो जब भी हम होम पेज को ओपन करेंगे तो इसके अंदर नल जाएगा, मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं है। हर पेज के अंदर नल ही होगा अगर यूजर फर्स्ट टाइम किसी भी पेज को ओपन करता है। अगर हम यहाँ पर किसी और पेज में मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड एडिट यूजर के लिए करता हूँ। देखिए जब भी हम यहाँ पर डाटा को ऐड कर रहे हैं उसके बाद दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ जब ये दूसरे पेज पे जाए तो यहाँ पर इसे मैसेज दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मैसेज एक डाल देता हूँ। ये मैसेज के लिए भी जो कोड है ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ये देखिए, ये पूरा मैसेज का एक बॉक्स है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर इसे पेस्ट करता हूं। फाइल को एक बार सेव करके यहां पर ये अपने आप नीचे हो चुका है। ये देखिए toast.current.show, ये इसका मेथड है टोस्ट का। जब भी आपने टोस्ट मैसेज को शो करना है, इसके अंदर यहां पर आपको बताना होता है कि ये किस चीज का मैसेज है। देखिए हम यहां पर डाटा को अपडेट कर रहे हैं और अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तब हमें इसे शो करना है। तो यहां पर इसकी जो सवर्टी नाम की एक की है, इसके अंदर आपको पास करना है सक्सेस। जैसे ही आप इसके अंदर सक्सेस पास करेंगे तो होगा क्या, ये अपना कलर ग्रीन कर देता है। यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग से कलर्स हैं। ये सब आप इसकी साइड पे भी देख सकते हैं प्राइम रेट की। तो यहां पर समरी के अंदर मैं पास कर देता हूं अपडेट, जिससे टोस्ट मैसेज के ऊपर एक हेडिंग आ रही होगी अपडेट, और यहां पर भी लिख देता हूं यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। ये देखिए, इसके बाद ये इसकी लाइफ आ रही है कि इसको कितने सेकंड्स तक दिखाना है। 3000 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3000 मिली सेकेंड्स। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप इसे कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सिर्फ 2 सेकंड कर देता हूं अभी के लिए। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी को कॉपी करके ऐड के केस में भी डाल देता हूं यहां पर। बस यहां पर मैं सक्सेस ही रखूंगा, मगर यहां पर हेडिंग चेंज कर देता हूं एडिट, और यहां पर भी लिख देता हूं यूजर एडिट सक्सेसफुली। ये देखिए, ये भी मेरा काम हो चुका है। इसी तरह से जो मैंने डिलीट का बटन किया था, डिलीट के बटन पे भी मैं टोस्ट मैसेज डाल देता हूं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर यूजर लिस्ट वाले पेज में जाता हूं, और यहां पर आप देख रहे हैं जहां पर मैं ये डाटा डिलीट कर रहा हूं, और ये इसके बाद मैंने यूजर के डाटा को फैच भी किया। इससे पहले मैं यहां पर इसको ऐड कर देता हूं, और यहां पर सक्सेस ही रहेगा अगर मेरा डाटा, मतलब कि डाटा डिलीट हो जाता है सक्सेसफुली। और यहां पर बस हेडिंग चेंज कर देता हूं डिलीटेड, और यहां भी लिख देता हूं यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और अब चलते हैं ब्राउजर में। मैं यहां पर आया, ये देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए सबसे पहले मैंने डाटा को डिलीट करके दिखाता हूं। मैं यहां पर लास्ट यूजर का डाटा, मैं इस पर क्लिक करता हूं, कंफर्म बॉक्स ओपन किया। अब देखिए जैसे मैं यस पे क्लिक करूंगा डाटा डिलीट भी हो जाएगा, और ये यहां पर ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगा भी। ये देखिए यहां पर मैसेज भी दिख रहा है डिलीटेड यूजर डाटा डिलीटेड, और नीचे से भी डिलीट हो चुका है। अब मैं डाटा को ऐड करके दिखाता हूं। मैं एक फेक डाटा ऐड करता हूं, यहां पर एज चेंज कर देता हूं जैसे 44। ये देखिए डाटा ऐड भी हो गया, और ऊपर आपको दिख रहा है टोस्ट मैसेज भी दिख रहा है। इसको मैं अलग से भी बंद कर सकता हूं। ये देखिए मैं अपडेट करके दिखाता हूं। मैं जैसे इसकी एज चेंज कर देता हूं 22, सेव किया, और ये देखिए यहां पर अपडेटेड लिखा आ गया, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। ये टोस्ट मैसेज भी यहां पर शो हो रहा है। अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए भी यहां पर डायरेक्शन से रिलेटेड पोजीशंस आती हैं, ये भी आप सेट कर सकते हो। देखिए लेफ्ट करूंगा तो यहां पर आएगा, टॉप लेफ्ट करूंगा तो यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से अलग अलग से पोजीशन है, बॉटम वाली पोजीशंस भी हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। कई तरीके के होते हैं यहाँ पर। इनके टेम्पलेट का डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, हेडलेस भी है बिना हेडिंग के। तो यहां से सब आप पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में हमने इस कोड को स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने सिर्फ
टैबुलर फॉर्म में डाटा को रीड करना सिखाया था, मगर इस वीडियो के अंदर हमने 4 स्टेप्स किए हैं। यूजर को ऐड करना सीखा, अपडेट, डिलीट, और जब हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिंगल यूजर के डाटा को भी मैंने आपको फैच करना सिखाया कि इस डाटा को फैच कैसे करते हैं और यहाँ पर शो कैसे करते हैं, ये भी अलग चीज थी। अब जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कोड किया है, ये सब कुछ आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा, जिसका यूजर नेम है yahoo-baba। यहाँ पर आपको दिखेगा रेक्ट कोर्स कोड। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 37 नंबर पे रेक्ट नाम से एक फोल्डर है, जिसके अंदर हम इसका कोड रखने वाले हैं। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।